हाँ भाई। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि जो रेडिएशन था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, उसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए प्लांक ने एक अजम्पशन लिया, और उस अजम्पशन के बिना हम ब्लैक बॉडी के रेडिएशन के जो स्पेक्ट्रम है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए प्लांक ने एक अपनी हाइपोथेसिस दी थी, और उसने ये बताया था कि जो एनर्जी होगी, हर एक ऑसिलेटर की एनर्जी वो क्वांटाइज्ड होगी। अगर मिनिमम एनर्जी का ऑसिलेटर होगा तो उसकी एनर्जी एच न्यू होगी, और या फिर इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच न्यू होगी। इसके बीच की एनर्जी पॉसिबल नहीं हो सकती। ये अजम्पशन लेने के बाद अगर हम उस स्पेक्ट्रम को उस स्पेक्ट्रम को देखें तो हम उस पजल को रिजोल्व कर पाएंगे, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, तब ये अजम्पशन हम इंक्लूड करेंगे। तो और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, प्लांक इस रिजल्ट से अपने आप से ज़्यादा खुश नहीं थे। उन्होंने ये सोचा कि ये जो अजम्पशन मैंने लिया है, ये अजम्पशन के पीछे लेने से ये स्पेक्ट्रम सोल्व हो रहा है, लेकिन इसको थ्योरेटिकल सपोर्ट नहीं है कोई भी। ये अजम्पशन केवल लिया है, इसको लेने से केवल वो सोल्व हो जा रहा है, स्पेक्ट्रम को जो है एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन ये क्यों लिया, ये उसका कोई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं था। वो प्लांक इससे ज़्यादा खुश नहीं थे, लेकिन वो प्लांक ने सोचा कि यहाँ पे कोई फिजिक्स हमसे मिस हुई है। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि प्रकृति इस बात को लेके काफ़ी आतुर थी उस टाइम पे कि ये जो घटना है इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये जो अजम्पशन लिया गया है, यहाँ से एक नए फिजिक्स की शुरुआत हुई है। ये जो फिजिक्स इतने दिन तक मिसिंग थी वो निकल करके सामने आई थी। तो इसी सीरीज में मैंने बताया था 1901 से लेके 1910 उस दशक में सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए, और उसमें से जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मेटल लेंगे, मेटल है, और इस मेटल को हमने यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे एक कोई कांच की ट्यूब लगा दी। ठीक है, एक कांच की ट्यूब लगा दी, और फिर हमने यहाँ से लाइट इंसिडेंट करवाई, इस मेटल पे लाइट इंसिडेंट करवाई। और लाइट इंसिडेंट करवाने से क्या हुआ, इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। इलेक्ट्रॉन इस मेटल की सरफेस से बाहर निकलते हैं, तो इस घटना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। इनमें से एक एक्सपेरिमेंट ये है कि यहाँ पे ये मेटल की प्लेट लगा दी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये फोटोन इस पे इंसिडेंट हो रहे हैं, लाइट इंसिडेंट हो रही है। और लाइट एज ए वेव, उस टाइम पे ये माना जा रहा था कि लाइट एक वेव है, और वो वेव यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। और ये वेव इंसिडेंट होने से इलेक्ट्रॉन इस मेटल की सरफेस से बाहर निकल रहे हैं। उन सरफेस के इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दूं, बी वोल्टेज यहाँ पे लगा दी, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, या फिर एमीटर लगा दिया, बहुत ही सेंसिटिव एमीटर, माइक्रो एमीटर जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें से बहुत कम धारा भी जाएगी तो उसको ये मेजर कर पाएगा। माइक्रो एम्पियर की धारा को भी ये मेजर कर पाएगा। ऐसा एक एमीटर हमने यहाँ पे लगा दिया है। और तब हमने देखा, इस एक्सपेरिमेंट को जब हम करते हैं, ये हमारे क्लास बीएससी की क्लासेस में और बीटेक की क्लासेस में भी ये एक्सपेरिमेंट उपलब्ध होता है, इसको हम करते हैं बार बार। तो यहाँ से जब लाइट इंसिडेंट होती है, तो इलेक्ट्रॉन जब इस मेटल की सरफेस से निकलेंगे, तो ये यहाँ पे इस पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन अपनी यहाँ से निकल के यहाँ आएंगे, और ये क्लोज पाथ कंप्लीट हो जाएगा, और इसके अंदर में से एक सर्किट में से करंट फ्लो होगी, और वो करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। इसको हम फोटो करंट बोलते हैं।
तो ये जो घटना होती है इसमें जो इसके रिजल्ट है वो कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट है। पहला रिजल्ट है वो ये है कि ये जो प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने का वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस है। ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस का मतलब बहुत ही जैसे ही लाइट इसके ऊपर गिरेगी मेटल पे तुरंत माइक्रो नैनो सेकंड के अंदर में ही इलेक्ट्रॉन्स का निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो द प्रोसेस ऑफ फोटो इमिशन ये इसके रिजल्ट है। जो ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो इसके रिजल्ट क्या निकल करके आते हैं वो रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ। पहला रिजल्ट जो सरप्राइजिंग था वो ये था कि ये जो लाइट है अगर जैसे ही इस मेटल पे गिरेगी तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन is almost instantaneous। पहला जो सरप्राइजिंग रिजल्ट था वो ये था। और दूसरा इसके अंदर में जो था कि कोई एक खास फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर इंसिडेंट करे तभी ये फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। और अगर उस खास फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट को अगर इंसिडेंट करवाएं तो फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। ये दूसरा रिजल्ट था। यानी कि एक खास वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को इंसिडेंट करवाने पे फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। उस खास वेवलेंथ से कम वेवलेंथ की लाइट अगर इंसिडेंट करवाएंगे तो ही फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन यहां से होगा। दूसरा सरप्राइजिंग रिजल्ट ये था। ठीक है, तो यहां से हम ये कहें कि if the frequency of incident light is greater than if the frequency of incident light is greater than cutoff frequency nu zero, इसको हम बोलते हैं कट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देन only the photo emission, the photo electron, then only the photo electron emission will takes place। यानी कि किसी एक खास फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करवाएं तभी फोटो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से मेटल की सरफेस से बाहर निकलेगा। और ये जो खास फ्रीक्वेंसी है दिस न्यू जीरो इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। अलग अलग मेटल के लिए ये खास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखा गया अलग अलग मेटल के लिए। तो किसी मेटल के लिए ये फ्रीक्वेंसी कुछ थी, किसी के लिए कुछ और हो गई, ऐसा हमें मिलता है। तो न्यू जीरो इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। और इसके बाद नेक्स्ट जो काइनेटिक एनर्जी है
काइनेटिक एनर्जी किसकी, इंसिडेंट जो इलेक्ट्रॉन्स है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें तो वो काइनेटिक एनर्जी, और उसको हम मेजर भी कर सकते हैं, वो हम मेजर भी कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे कि हम यहाँ पे इस वोल्टेज की पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे। एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर कर सकते हैं, इस वोल्टेज की पोलैरिटी को मेजर कर देंगे और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का होगा वो भी इसको इतने नेगेटिव कर देंगे इस वोल्टेज को कि यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 हो जाए। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का निकलेगा वो भी रिफ्लेक्ट हो जाए, वापस इधर डायरेक्शन में चला जाएगा। इतना ज्यादा यहाँ पे पोटेंशियल हमने लगा दिया है, नेगेटिव पोटेंशियल। तो वो नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी स्टॉप कर देगा। तो हम यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इधर हमने नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया और पोटेंशियल को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, और तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब तक करंट की वैल्यू 0 होगी उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। और वो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर V0 मैंने अप्लाई किया हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ पे पोलैरिटी चेंज करनी पड़ेगी, ध्यान रखना, ये नेगेटिव हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। तो पोलैरिटी चेंज करने पे धीरे धीरे जिस जिस पोटेंशियल पे फोटो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था वो भी रिपेल कर दिया गया है पोटेंशियल से। तो इसका मतलब ये EV0 उस काइनेटिक एनर्जी के बराबर, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। और तब हम ये कहेंगे कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी kmx, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV0 के बराबर। ये V0 क्या है, रिवर्स पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया हुआ है वो kmx हो जाएगा। समझ में आ रही बात। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, ये हम देख रहे थे कि जो फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का अगर हम ग्राफ बनाएं तो हम क्या बताएंगे, EV0 बताएंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। हम क्या करेंगे, ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान देना ये एक्सपेरिमेंट तुम्हारे पास ये है, अगर मान लो मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया लाइट की, तो तुम्हें ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी। तो एक्सपेरिमेंट से हम क्या करेंगे कि पहले किसी फ्रीक्वेंसी की लाइट ली, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट ली, और वो फ्रीक्वेंसी ν0 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। और फिर इस पोटेंशियल को इतने पे सेट कर दिया, नेगेटिव पोलैरिटी के साथ इस पोटेंशियल को इतने पे सेट कर दिया कि करंट की वैल्यू 0 हो गई। करंट की वैल्यू 0 आ गई तो वो पोटेंशियल हमने नोट कर लिया। फिर दूसरी बार हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो फिर हम पोटेंशियल को सेट करेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल को, और हम ये पाएंगे कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये EV0 जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये प्रोपोर्शनल टू न्यू आता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाती है। इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाती है। दिस क्वांटिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू न्यू, ऐसा एक्सपेरिमेंट से निकल करके आ रहा था। यानी अगर kmx वर्सेज न्यू के बीच में ग्राफ खींचे, kmx का मतलब EV0, kmx इस एक्सिस पे ले लें और यहाँ पे तुम ले लो न्यू। तो न्यू की वैल्यू ν0 से ज्यादा ही होनी चाहिए, ये तो तय है। न्यू इक्वल टू ν0 से ज्यादा होगा तभी ये न्यू की वैल्यू ν0 से ज्यादा पे स्टार्ट करेंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ आएगा वो कुछ लीनियर टाइप का आएगा, ऐसा हम देखते हैं, लीनियर टाइप का हमें मिलेगा। तो इस टाइप का ये ग्राफ आएगा, कैसा आएगा मैं बताता हूँ अभी इसको एक्सप्लेन कैसे करें। इस टाइप का ग्राफ आएगा क्योंकि ν0 से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी हमें रखनी है, ये तय है, ठीक है।
ये तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे, 3 मेन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट यही थे और तुम्हें यही ध्यान रखने। तो अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए, एक्सप्लेन कैसे किया जाए इसको इसको करने के लिए मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पे तुम्हारे पास ये जो मेटल की प्लेट है और यहाँ पे तुम्हारे पास ये कांच की ट्यूब है और इसको मैंने यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया है और यहाँ पे मैंने एमीटर लगा दिया, माइक्रो एमीटर, और ऐसे ये सर्किट कंप्लीट कर दिया। इधर से लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं, लाइट। तो अब क्या होगा, ये एक्सपेरिमेंट किसके लिए है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को चेक करने के लिए। तो फिर मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज करता गया और V0 की वैल्यू चेंज करता गया और देख रीडिंग, दोनों की रीडिंग, फ्रीक्वेंसी की और V0 की रीडिंग नोट कर ली। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल आई, न्यू के प्रोपोर्शनल आई। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करें, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कई लोगों ने प्रयास किए और क्लासिकल फिजिक्स जो उस समय अवेलेबल थी उसका यूज लोगों ने किया, लेकिन कोई सफलता किसी को नहीं मिली। और उसके बाद आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया, आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन। और आइंस्टीन ने कैसे एक्सप्लेन किया, तो उसने वो जो प्लांक की हाइपोथेसिस थी, उस प्लांक की हाइपोथेसिस का यूज किया और ये बताया कि जो लाइट्स आ रही है वो लाइट्स वेव के फॉर्म में नहीं आकर के पार्टिकल्स के फॉर्म में आ रही है। और पार्टिकल, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी जो न्यू थी, उस पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो एनर्जी हो जाएगी या एच न्यू के बराबर। और एच यहाँ पे फिर से वही प्लांक कांस्टेंट है। तो अगर तुम्हारे पास लाइट की फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो उस लाइट से एसोसिएटेड जो फोटोन होगा, पार्टिकल होगा, उस पार्टिकल की एनर्जी होगी एच न्यू। देखो क्लासिकल फिजिक्स से ये पहला एक्सपेरिमेंट क्यों एक्सप्लेन नहीं किया गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स ये हम जानते हैं कि कोई भी सरफेस है, उस सरफेस पे अगर लाइट लगातार इंसिडेंट करवा रहे हैं हम और लगातार इंसिडेंट करवा रहे हैं तो यहाँ पे लाइट डिपॉजिट हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ वर्क फंक्शन होगा। वर्क फंक्शन क्या होता है, हर एक मेटल का वर्क फंक्शन होता है, उसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। और ये जो वर्क फंक्शन है मेटल का, वो हर एक मेटल के लिए अलग अलग है। और ये वर्क फंक्शन क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन को इस मेटल से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो इसका वर्क फंक्शन होता है। किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, मेटल से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको उस मेटल का वर्क फंक्शन कहा जाता है। तो वर्क फंक्शन हर एक मेटल के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि हर एक मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए अलग अलग तरीके की, अलग अलग अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उन सबका वर्क फंक्शन अलग अलग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पहले वाले एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट की। तो फोटो इमिशन प्रोसेस इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। तो अगर मान लो मेरे पास, मैं लाइट इंसिडेंट करवा रहा हूँ किसी मेटल पे और ये लाइट किसी पर्टिकुलर एरिया पे जा रही है और उस एरिया में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास ये लाइट जा रही है, और लगातार लाइट इंसिडेंट करवाने के बाद इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगी और धीरे धीरे बढ़ते हुए, क्योंकि एनर्जी वहां पे डिपॉजिट होती जा रही है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो गई तुरंत उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना चाहिए। तो इस प्रोसेस में कुछ मिनट्स भी लग सकते हैं और कुछ घंटों भी लग सकते हैं, क्योंकि अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी कम कर देता हूँ, लाइट की पावर कम कर देता हूँ, तो लाइट की इंटेंसिटी कम करने से ये जो धीरे धीरे उसके पास, ये जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी संचित होगी, वो एनर्जी
उसके पास धीरे धीरे डिपॉजिट होगी और जैसे ही वर्क फंक्शन से ज़्यादा हुई ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा लोगों ने और ये पाया कि घंटों तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते। अगर किसी खास फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट हमने इंसिडेंट करवाई है तो घंटों तक ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते और घंटों तक क्या कभी बाहर नहीं निकलते। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये किस पे डिपेंड करेगा, लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। और इसका एक्सप्लेनेशन जबकि क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार तो चाहे तुम किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर बहुत देर तक डालोगे तो एनर्जी डिपॉजिट होगी और जैसे ही वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब क्लासिकल फिजिक्स से इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वेव थ्योरी से इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइंस्टीन ने जो माना वो प्लांक का हाइपोथेसिस जो था E इक्वल टू एच न्यू, उसका यूज उसने किया। प्लांक की हाइपोथेसिस से ये कंसेप्ट जो प्लांक ने दिया था उसी का यूज किया और ये बताया कि लाइट है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में आ रही है और उन पार्टिकल्स को नाम दिया गया फोटोन। और ये कहा कि एक फोटोन के पास जो एनर्जी होगी, अगर न्यू फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है तो एक फोटोन के पास जो एनर्जी होगी वो एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू के बराबर होगी। वो एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू के बराबर होगी। तो एच न्यू के बराबर अगर एनर्जी फोटोन की है और वर्क फंक्शन जो है वो वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो डब्लू, उसको हम लिख सकते हैं एच न्यू जीरो। और न्यू जीरो वो फ्रीक्वेंसी है जिससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करेंगे तभी लाइट इमिट होगी। ओके, तो यहां से अगर हम देखें वर्क फंक्शन ये है। तो अब अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इस वर्क फंक्शन से ज्यादा है, यानी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वो वर्क फंक्शन से एनर्जी उसकी ज्यादा हो जाए और तब वो लाइट इंसिडेंट होती है। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा वो भी 1/1 होगा। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा और अपनी सारी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, अपनी सारी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। अब वो एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन उस मेटल की सरफेस से बाहर आ जाएगा और वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी तो उसको बाहर उस मेटल की सरफेस मेटल से अलग होने के लिए लगेगी और जो एक्सीडिंग एनर्जी होगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाएगी। ऐसा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे होगा। और तब हम ये कहेंगे कि अगर फोटोन इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो से कम है तब उसकी जो एनर्जी होगी वो वर्क फंक्शन से हाँ। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो फोटोन अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा, लेकिन अगर उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो वो एनर्जी जो होगी वो हीट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पूरे सिस्टम में, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर वहां से नहीं निकलने वाला है।
हाँ भाई, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि एनर्जी होगी वो फोटोन 1 by 1 इंटरेक्शन करेगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को अपनी सारी एनर्जी एक बार में दे देगा। पार्टिकल पार्टिकल कोलिजन हो रही है अब की बार, ठीक है। वेव वेव थ्योरी से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो पार्टिकल, लाइट को एज ए पार्टिकल हमने माना है, और पार्टिकल क्या है, फोटोन, और उस फोटोन की एनर्जी एच न्यू के बराबर है अगर न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हो रही है तो। और तब ये जो प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगी मेटल पे और उसकी फ्रीक्वेंसी इस न्यू नोट से ज्यादा हो गई, तो इसका मतलब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाएगी, और वर्क फंक्शन से ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकल जाएगा एकदम से, क्योंकि एक बार में सारी एनर्जी फोटोन इलेक्ट्रॉन को दे देगा और ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस प्रोसेस हो जाएगा। तो पहले एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लाइट के पार्टिकल नेचर को मान के, वेव नेचर से इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वेव है तो वेव अपनी एनर्जी लगातार, अगर वेव आ रही है तो वो अपनी एनर्जी डिपॉजिट होती रहेगी, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से किसी न किसी टाइम पे ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हम वेव को लाइट को एज ए पार्टिकल मानते हैं और फिर इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, ठीक है। तो ये पहला एक्सप्लेनेशन दिया आइंस्टीन ने लाइट को पार्टिकल मान के। तो एनर्जी को क्या कहा, E इज इक्वल टू एच न्यू, फोटोन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक। और अगर ये एनर्जी इज ग्रेटर देन, क्या हुआ, एच न्यू जीरो वर्क फंक्शन, तो इसका मतलब क्या है, एच न्यू इज ग्रेटर देन एच न्यू जीरो, और दैट इंप्लाइज न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो, देन ओनली फोटो इलेक्ट्रॉन विल इमिट्स। तो ये दूसरा एक्सप्लेनेशन यहाँ से आ जाएगा कि अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी किसी फ्रीक्वेंसी से न्यू जीरो से ज्यादा है, और न्यू जीरो को यहाँ पे बोला जाता है देली फ्रीक्वेंसी, देली फ्रीक्वेंसी। तो अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी देली फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तभी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, अदरवाइज नहीं। ये दूसरा एक्सप्लेनेशन, दूसरे जो परिणाम आया था उसका एक्सप्लेनेशन है आइंस्टीन के द्वारा। और तीसरा जो था रिजल्ट कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी kmax, तो वो मैंने तुम्हें बताया था, उसको कैसे मेजर करेंगे, तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है। V0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। V0 यहाँ पे क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ये नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे सो दैट फोटो करंट बिकम्स जीरो। एट विच फोटो करंट बिकम्स जीरो। इसे पोटेंशियल को क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर इलेक्ट्रॉन के लिए हम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए यूज कर रहे हैं, तो ई वी जीरो हो जाएगा, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। और ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, अगर हम न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं तो फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच न्यू। और ये एच न्यू किससे ज्यादा होना चाहिए, वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। और उस वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी तो इस एच न्यू में से किस में चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन को मेटल से अलग होने के लिए। और फिर बची हुई एनर्जी होगी माइनस करने के बाद, ये उसकी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है वो इस काइनेटिक एनर्जी के साथ के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ भी निकल सकता है, और इससे कम एनर्जी के साथ भी निकल सकता है। तो कम एनर्जी क्यों, तो अगर इलेक्ट्रॉन मान लो मेटल की सरफेस से निकला और वो बिना किसी सराउंडिंग से इंटरेक्ट करते हुए मेटल की सरफेस से बाहर निकल गया,
तब उसकी एनर्जी के मैक्स के बराबर होगी। अदरवाइज अगर उसने कहीं से स्केटरिंग कर ली, तो अगर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ स्केटरिंग हो गई उसकी रास्ते में, तब उसने अपनी एनर्जी उसको का कुछ पार्ट उस इलेक्ट्रॉन को दे दिया होगा, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो कम हो जाएगी। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी पॉसिबल वो इतनी होगी, और इसको हम ई वी जीरो के बराबर लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशन होगा इसका। तो ई वी जीरो वर्सेज न्यू ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एच न्यू माइनस डब्लू। और वी जीरो ड्रॉपिंग पोटेंशियल वर्सेज न्यू ग्राफ अगर प्लॉट करें तो ये स्ट्रेट लाइन तुम्हें मिलेगी, और ये कितना आ जाएगा, एच बाई ई इंटू न्यू और माइनस का डब्लू बाई ई। तो ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन हो गई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और x की वैल्यू यहाँ पे हो गई न्यू, y की वैल्यू हो गई वी जीरो, और m कितना इसका स्लोप वो हो जाएगा h बाई ई, और जो c होगा उसकी वैल्यू माइनस का w बाई ई। तो अगर इसको ग्राफ को प्लॉट करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन, तो अगर c पॉजिटिव होता है तो इसको नीचे से काटता है, ये इस तरीके से तुम्हारे पास बनेगी। और यहाँ पे ये होगा न्यू जीरो फ्रीक्वेंसी, किसके बीच में, हम न्यू वर्सेज वी जीरो के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, और ये वी जीरो क्या है, स्ट्रोपिंग पोटेंशियल है। तो इस एक्सप्लेनेशन से तुम्हें सेम रिजल्ट मिलता है। स्ट्रेट लाइन एक्सपेरिमेंट में हमने केवल मेजर किया था, एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई थी, और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ साथ वी जीरो स्टॉपिंग पोटेंशियल को मेजर किया था। वोल्टेज को हमने सेट किया और देखा कब करंट की वैल्यू जीरो हो रही है, वो वोल्टेज नोट कर ली, और हमारे को ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स को हमने इकट्ठा किया और एक ग्राफ बनाया, तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन जैसा मिलेगा। और इसका एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन ने बहुत ही रोचक तरीके से दिया, लाइट को एज ए पार्टिकल मानकर, और इसका क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का यूज करके प्लांक का जो हाइपोथेसिस था उसको बिना यूज किए बिना इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। तो ये एक और एक्सपेरिमेंट था जिसमें प्लांक की जो हाइपोथेसिस थी वो इंक्लूड हुई, यानी कि बिना अगर प्लांक का हाइपोथेसिस हम यूज करें तो इसका भी एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं था। वेव थ्योरी से, लाइट की वेव थ्योरी से इस कंसेप्ट को, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकला, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वो ये निकला कि लाइट है उसका ड्यूल नेचर होता है। लाइट हैज, इसका मतलब ये नहीं है कि मैक्सवेल के समीकरण गलत हो गए हैं, मैक्सवेल के समीकरण गलत नहीं हुए हैं, वो अपनी जगह ठीक ठाक है। लाइट के इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट को हम वेव थ्योरी से, मैक्सवेल के समीकरणों की सहायता से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइट का ड्यूल नेचर होता है, उसके पार्टिकल नेचर भी होता है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होंगे जिनको हम लाइट के वेव नेचर मानकर एक्सप्लेन कर सकते हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम लाइट का पार्टिकल नेचर मान के कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, लाइट हैज ड्यूल नेचर, लाइट हैव ड्यूल नेचर। That implies particle and wave. तो लाइट वेव की तरह भी लाइट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और पार्टिकल की तरह भी लाइट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब जब लाइट जा रही है तो दोनों कैरेक्टर उसके साथ साथ है, लेकिन कब वो कौन सा कैरेक्टर दिखाए ये लाइट पे डिपेंड करता है। हम नहीं बता सकते कि लाइट का कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे शो। अगर तुम इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो लाइट का वेव नेचर तुम्हें शो होगा, और अगर तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो लाइट का पार्टिकल नेचर तुम्हें दिखेगा। तो लाइट के दोनों नेचर एक साथ लाइट के साथ में होते हैं, और हमने जैसा कि बताया था E इक्वल टू एच न्यू। तो न्यू क्या है, लाइट की फ्रीक्वेंसी है।
और ई क्या है, वो लाइट में जो पार्टिकल है फोटोन, उस पार्टिकल की एनर्जी है। तो ये वेव की प्रॉपर्टी है न्यू, ये किसकी प्रॉपर्टी है, पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। तो हम इसको ई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एच सी अपॉन लेमदा। तो लेमदा इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। और एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। एनर्जी इज प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। और लाइट के केस में ये पार्टिकल क्या, फोटोन। सिमिलरली अगर हम मोमेंटम की बात करें तो ई बाई सी, ई बाई सी मोमेंटम कितना, ई बाई सी। तो P इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी। और न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमदा। न्यू इज इक्वल टू हमें पता है सी अपॉन लेमदा होता है। तो यहाँ P इज इक्वल टू एच, न्यू की जगह सी से सी कट गया, अपॉन लेमदा। तो ये पार्टिकल का मोमेंटम है, लाइट से एसोसिएटेड जो पार्टिकल है, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन। वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव, वेव प्रॉपर्टी है। तो जो लाइट का ड्यूल नेचर होता है, लाइट का जो ड्यूल नेचर होता है, वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वो वेव नेचर भी शो करती है। तो पार्टिकल नेचर शो करने के लिए उसकी एनर्जी और मोमेंटम होते हैं, और वेव नेचर को शो करने के लिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है। तो ये दो इक्वेशन है, वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, लाइट के जो दो नेचर होते हैं उनके बीच का एक ब्रिज है। वो दोनों को, दोनों गुणों को एक साथ जिस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमदा या E इक्वल टू एच न्यू है, और दूसरा P इज इक्वल टू एच अपॉन लेमदा या फिर P इक्वल टू एच न्यू बाई सी है। ये वो इक्वेशंस हैं जो ब्रिज की तरह काम करेगा पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बीच में। समझ में आ रही बात। तो लाइट जब चलती है तो उसके दोनों कैरेक्टर उसके साथ में होते हैं। कौन सा कैरेक्टर कब दिख जाए ये लाइट तय करेगी, ये हम तय नहीं कर सकते। लाइट हमें अपना कौन सा कैरेक्टर दिखाएगी वो लाइट खुद तय करती है। आप कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहे हो तो लाइट अपना पार्टिकल नेचर दिखाएगी, और अगर आप इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन के एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो लाइट अपना वेव कैरेक्टर दिखाएगी। समझ में आ रही बात। तो यहाँ से हमें पता चलता है लाइट के ड्यूल नेचर का। तो ये एक और एक्सपेरिमेंट था जो बिना प्लांक की हाइपोथेसिस के हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, और इसको हम एक्सप्लेन आसानी से कर सकते हैं प्लांक की हाइपोथेसिस का यूज करके। तो इसका मतलब ये जो फिजिक्स थी वो इतने दिनों तक छुपी हुई थी, तो प्लांक ने दुनिया के सामने इसको शुरुआत में लाया, और फिर बहुत बड़े बड़े महान वैज्ञानिकों ने अपने अथक प्रयास से इस पे बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और अलग अलग नियम इसके करस्पॉन्डिंग छोटे पार्टिकल्स कैसा कैसा बिहेवियर शो करते हैं प्रकृति में, जो छोटे पार्टिकल है वो कैसे रूल्स को फॉलो करते हैं, उनके रूल्स की खोज करना शुरू हुई, और बाद में आधुनिक स्वरूप तक इस क्वांटम मैकेनिक्स को लेकर आए वो थे श्रोडिंजर। तो हम वन बाय वन आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद की जो एक और घटना थी वो थी